हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। महागठबंधन ने आखिरकार अपने सीएम फेस का ऐलान कर दिया है। यह ऐलान बहुत हैरान करने वाला नहीं था। सीएम फेस कौन होगा, इस पर भी लोगों को कोई संदेह नहीं था, पर इसकी घोषणा में हो रही देरी से गठबंधन पर सवाल उठ रहे थे। और अब गठबंधन ने आखिरकार जब तेजस्वी यादव के नाम की आधिकारिक घोषणा की तो सियासत सुलग गई है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। हाय हाय ये मजबूरी, ये तेजू बना जरूरी। प्रारंभिक चरण चुनाव का पूरा हो चुका। तेजस्वी यादव महागठबंधन का चेहरा होंगे। अब तक जिस सवाल पर महागठबंधन को सबसे ज्यादा घेरा जा रहा था, उसका जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे दिया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने महागठबंधन की संयुक्त पीसी में ये साफ कर दिया कि अगर महागठबंधन चुनाव जीता तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे। इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। अशोक गहलोत ने यह भी साफ किया कि डिप्टी सीएम की कुर्सी पर मुकेश सहनी का दावा भी महागठबंधन को मंजूर है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एनडीए का हमला और भी तेज हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कांग्रेस पर आत्मसम्मान बेचने का आरोप लगाया है। हाय हाय ये मजबूरी, ये तेजू बना जरूरी। मेरे तरफ से राहुल गांधी जी को 100 रुपए का इनाम आप भिजवा दीजिएगा। आत्म स्वाभिमान बेचने के लिए महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिर्फ तेजू का चेहरा, राहुल गांधी गायब। जेडीयू का कहना है कि महागठबंधन ने ऐलान में देरी की और ये ऐलान भी रूठे हुए तेजस्वी को मनाने के लिए किया गया। प्रारंभिक चरण चुनाव का पूरा हो चुका। रूठे हुए बबुआ को लॉलीपॉप थमाया गया, जिनके नेतृत्व में 2019 का लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने शानदार पराजय हासिल किया। दमदार पराजय 2024 में उनको नेता घोषित किया जा रहा है, जिन पर विभिन्न आपराधिक और आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप हो। सीएम फेस को लेकर अब तक सवालों का सामना कर रहे महागठबंधन ने तेजस्वी के नाम का ऐलान तो कर दिया, पर इससे सियासत थमने की जगह और सुलग गई। अब विरोधी कांग्रेस के स्टैंड और गठबंधन के कोऑर्डिनेशन को लेकर तंज कस रहे हैं। पटना से संवाददाता संजय कुमार, अमित कुमार और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, आज बिहार में चेहरे पर चर्चा का दिन रहा। पहले महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को अपना सीएम फेस बताया। भरोसा जताने के लिए तेजस्वी यादव ने अपने सहयोगियों का आभार जताया और साथ ही एनडीए पर सवाल दाग दिए। तेजस्वी यादव ने पूछा कि आखिर एनडीए ने अब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर कोई आधिकारिक बयान क्यों नहीं दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। अपने नाम पर महागठबंधन की मुहर लगते ही तेजस्वी यादव ने सवाल वाली गेंद एनडीए के पाले में फेंक दी है। सीएम फेस पर कांग्रेस की सहमति के बाद अब तेजस्वी का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है। उन्होंने इस भरोसे के लिए सहयोगियों का आभार जताया, साथ ही एनडीए में नीतीश के नाम पर आधिकारिक ऐलान नहीं करने का आरोप भी लगा दिया। नीतीश जी के साथ जो है, जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं की गई है और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी इस बार नीतीश कुमार के साथ छल करने वाली है। चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा तो जाएगा, पर बीजेपी नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। ये सवाल जब बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद से पूछा गया तो जवाब मिला, सीएम पद की कोई वैकेंसी है ही नहीं। कोई वैकेंसी है क्या? कहिए, कोई वैकेंसी है क्या?
वो हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं। सीएम फेस पर सवाल वाली सियासत बिहार में गर्माती जा रही है। देखना होगा जनता को किसका चेहरा पसंद आता है और किसके फेस पर जनता फेल होने का धब्बा लगाती है। पटना से संवाददाता संजय कुमार, अमित कुमार और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो महागठबंधन ने सीएम फेस पर सब कुछ साफ कर दिया है। महागठबंधन ने तेजस्वी को सीएम फेस बनाया, जिस पर सियासत अब सुलगती हुई दिख रही है। दिखता नहीं है। अगर बिहार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल का अगर कोई नेतृत्व दिखता है तो वो लालू प्रसाद जी, और लालू प्रसाद यादव जी का चेहरा जैसे ही आएगा तो नीतीश कुमार का चेहरा ज्यादा खिला हुआ दिखता है। वो सही है, उसका पूरे प्रदेश की जनता ने स्वागत किया है। हमारे तरफ से बहुत क्लियर है। राहुल गांधी के निर्णय ही मेरे लिए अंतिम निर्णय है। जो लोग अपने गठबंधन को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो कैसे अपेक्षा रखते हैं कि बिहार की जनता उनके हाथ में बिहार की चाबी दे देगी। निश्चित रूप से मैं आपको आज ये स्पष्ट कर दूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। पहले थे भी, आज बनेंगे भी और आने वाले कल में रहेंगे भी। सत्ता जब जाने लगती है तो आदमी कुछ भी कहने को तैयार है। एक नहीं 5 डिप्टी सीएम बना दो, उससे क्या होगा? मेरे भाई, ये कोई नई घोषणा थोड़ी ना है। पहले से मालूम है कि लालू जी का जंगल राज अगर लौटेगा तो उनका लड़का तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। इसमें नई बात क्या है? अगर इतना लड़ झगड़ कर, डरा धमका कर, मिन्नतें कर ही अगर आपका किसी ने नेतृत्व स्वीकार किया तो क्या स्वीकार किया? तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस बनाने के बाद अब सियासत गर्म हो गई है। सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा, अब तो पंजीकृत अपराधी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया। ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला दिन है। और अब तो पंजीकृत अपराधी, अब तो सत्ता में भ्रष्टाचारी का बेटा बनने का सपना देख रहा है। ये तो चोरी के आरोप में जो व्यक्ति पंजीकृत अपराधी हो चुका हो, उसको चोर के बेटा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया है। इसलिए लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला दिन है कि लालू प्रसाद जी जैसा भ्रष्ट आदमी के परिवार को सत्ता के लिए महागठबंधन ने समर्थन देने का काम किया है। यह लोकतंत्र के लिए शर्मसार के लिए करने का दिन है। तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, राहुल गांधी देश का चेहरा है और तेजस्वी बिहार का चेहरा है। अभी तेजस्वी महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा है। एनडीए बताए कि उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। कि देश के प्रधानमंत्री के चेहरे आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, देश के चेहरे। तेजस्वी यादव बिहार के चेहरे हैं। इसलिए बिहार में जो है, आप ही लोग सवाल करते हैं कि फिर इनका चेहरा है तो इनका क्यों है, इनका फोटो है तो इनका फोटो है। अभी तेजस्वी जी मुख्यमंत्री का चेहरा है। इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से, एकजुटता से लड़ रही है। अभी एनडीए से पूछना चाहिए आप लोग के कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। तो महागठबंधन के सीएम फेस पर कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर अशोक गहलोत ने सीएम का चेहरा तेजस्वी है और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे। किसी दूसरे समुदाय से भी डिप्टी सीएम होगा, ये बातें उन्होंने कही, लेकिन ये चुनाव के बाद तय होगा। कांग्रेस का डिप्टी सीएम का चेहरा हो, ये कोई मुद्दा नहीं है। तो हमने कहा है कि तेजस्वी यादव जी के साथ में एक मुख्यमंत्री मुकेश सहनी जी का अनाउंसमेंट किया, और साथ में क्योंकि अलग अलग वर्ग बहुत है यहाँ पे बिहार के अंदर, तो वर्ग और समुदाय को देख करके और बन सकते हैं। बस ये हमने कहा। क्या ये कांग्रेस के कोटे में रहेगा? वो डिपेंड करेगा, जो जीत के आते हैं वो किस वर्ग के लोग आते हैं और किस पार्टी में आते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। ये इशू है ही नहीं यहाँ पर, ये तो इशू है नहीं। हर वर्ग को हम लोग चाहते हैं साथ लेके चलें। तो ये पॉलिटिकल फैसला था कि मुकेश सहनी जी का पहले कर देते हैं, एक वर्ग तो हो गए, बाकी जो बच गए हैं चुनाव में कौन कितने जीत के आते हैं उसके हिसाब से फैसला करेंगे। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बताते हैं, महागठबंधन में सीएम डिप्टी सीएम फेस के ऐलान के बाद
अल्पसंख्यकों की भागीदारी पर सवाल उठ रहे हैं। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने महागठबंधन को पाखंडी बताया है। AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि महागठबंधन का पाखंड उजागर हो गया है। एक तरफ वो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं। 2% वाले सहनी समुदाय को डिप्टी सीएम उम्मीदवार घोषित किया जा रहा है, जबकि 19% मुसलमानों को क्या मिलेगा? क्या मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए है? क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएगा? देखिए, महागठबंधन ने आज अनाउंस किया कि सीएम का चेहरा रहेंगे तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बनेंगे साहनी साहब। तो ठीक है उनका फैसला, लेकिन अब इनका हिपोक्रेसी देखिए कैसा एक्सपोज होता है। एक तरफ तो ये बात करते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब हिस्सेदारी के हिसाब से अगर आप आंकड़ा लगा लो तो 19% मुसलमान है, 2% सानी साहब वाले लोग। अब 2% वाला उप मुख्यमंत्री बन सकता है, मगर 19% वाला मुसलमान का अता पता ठिकाना नहीं है। वो क्यों नहीं बन सकता? क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएगा? क्या मुसलमान सिर्फ आपको वोट देने के लिए है? तो ये तो हिपोक्रेसी है ना। फिर आप क्यों बोलते हो जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी? कि 2% वाला उप मुख्यमंत्री बन सकता है, मगर 19% में ये महागठबंधन वाले को कोई ऐसा मुसलमान चेहरा नहीं दिखा जो बिहार का उप मुख्यमंत्री बन सके। तो ये जनता को देखना है, जनता देख रही है, जनता को फैसला करना है कि क्या ये हिस्सेदारी है, क्या इंसाफ हो रहा है। देखिए, महागठबंधन ने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित कर दिया है। अब बीजेपी के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं कि 2.5% आबादी वाले मल्लाह जाति के मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बना दिए, लेकिन क्या 18% वाला मुस्लिम समाज सिर्फ वोट बैंक बनने के लिए है? वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ। आज 3% के लोग जो है डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। 18% आबादी अर्थात मुस्लिम आबादी के लिए और कुछ नहीं हो सकता। डिप्टी सीएम एक अति पिछड़ा मल्लाह का बेटा मुकेश सहनी होंगे, तो ये हमारे खुशी का पल है। महागठबंधन के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव को सीएम फेस और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित कर दिया। इस ऐलान ने मुकेश सहनी की बाँछें खिला दी। 1 नंबर का कुर्सी पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री के तौर पे रहेंगे, और दूसरा अगर कुर्सी होगा तो डिप्टी सीएम एक अति पिछड़ा मल्लाह का बेटा मुकेश सहनी होंगे, तो ये हमारे खुशी का पल है। एक और महागठबंधन के इस ऐलान से मुकेश सहनी गदगद हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। क्या मुसलमानों की कोई अहमियत नहीं है बिहार में? क्या मुसलमानों की कोई राजनीतिक भागीदारी नहीं रहेगी बिहार के अंदर? क्योंकि 18% का मुसलमान जो पूरी तरह से आरजेडी का वोट बैंक माना जाता है, जिसने लगातार आरजेडी को सत्ता में पहुंचाने का काम किया, आज 3% के लोग जो है डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। 18% से कम के लोग जो है सीएम बनने जा रहे हैं, अपने आप को घोषणा कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान समाज की कोई भागीदारी नहीं। तो बीजेपी नेताओं का कहना है कि 2.5% आबादी वाले मल्लाह जाति के मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बना दिया, लेकिन क्या 18% वाला मुस्लिम समाज सिर्फ वोट बैंक बनने के लिए है? अब मुस्लिम वर्ग के लोगों को सोचना है, इस्लाम को मानने वाले लोगों को सोचना है कि ये 18% आबादी आखिर कब तक बंधुआ मजदूर बन के राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहेगा। फिलहाल तो ये सवाल बीजेपी नेताओं ने खड़ा किया है, लेकिन चुनाव से पहले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद करीब 18% वाले मुस्लिम महागठबंधन से पूछ सकते हैं कि हमारा डिप्टी सीएम उम्मीदवार क्यों नहीं? आरजेडी के नेता मुसलमानों को अपना वोट बैंक मानते हैं, लेकिन जब पद देने की बारी आती है तो क्यों भूल जाते हैं? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार, अमित कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मनीष शर्मा को युवा कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। इसके पहले कृष्णा अल्लावरू ही युवा कांग्रेस प्रभारी थे। बिहार के प्रभारी के साथ वो युवा कांग्रेस के भी प्रभारी थे, और अब कृष्णा अल्लावरू सिर्फ बिहार के प्रभारी हैं। मनीष शर्मा को युवा कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, कांग्रेस खेमे से मनीष शर्मा को युवा कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। आपको बता दें कि इसके पहले कृष्णा अल्लावरू ही युवा कांग्रेस प्रभारी भी थे, और बिहार के प्रभारी के साथ युवा कांग्रेस का प्रभार भी वो संभाल रहे थे। लेकिन अब कृष्णा अल्लावरू सिर्फ बिहार के प्रभारी हैं, और मनीष शर्मा को युवा कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, टिकट बंटवारे को लेकर बिहार कांग्रेस के बड़े नेताओं को कार्यकर्ताओं की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। पटना में आज उस समय अजीबोगरीब हालात पैदा हो गए
जब बिहार प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और सरेआम टिकट चोर गद्दी छोड़ का नारा भी लगाया। कृष्णा अल्लावरू काफी देर तक वहां खड़े रहे और उसके बाद वो वहां से रवाना हो गए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तंत्र की हत्या आप लोगों ने की है बिहार कांग्रेस में हम लोगों ने पूरा अपना जी जान लगाया है, पूरा जी जान लगा के एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की, लेकिन जो राहुल जी जिस मशाल को लेके आगे चले हैं उसको ध्वस्त करने का काम किया गया है। तो हम लोग विरोध में हैं, पार्टी से निष्कासित कीजिए, जो कीजिए वो आपका आउटलुक है, लेकिन आपने गलत किया है, इसलिए हम लोग का नारा है टिकट छोड़ गद्दी छोड़। संख्या के अनुपात से जो हिस्सेदारी देने की बात कही गई थी उसको बिहार कांग्रेस के इन दलालों ने ध्वस्त किया है, इसलिए इनका विरोध पूरे बिहार में हम लोग करेंगे। और बिहार का दलित, बिहार का अनुसूचित जाति, इससे गलत हुआ है, लोकतंत्र की हत्या आप लोग। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। महागठबंधन के दलों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम फेस घोषित कर दिया, लेकिन एसआईआर के विरोध में तेजस्वी के साथ यात्रा पर निकले राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं शामिल हुए। और यही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो बैकग्राउंड तैयार किया गया था उसमें सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर थी, राहुल गांधी की भी नहीं। अब बीजेपी के नेता सवाल पूछ रहे हैं कि तेजस्वी को जब चेहरा घोषित किया जा रहा था तब राहुल गांधी क्यों मौजूद नहीं थे। इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। आखिरकार 23 अक्टूबर को महागठबंधन की साझा पीसी हो ही गई। महागठबंधन के नेता एक साथ दिख ही गए और तेजस्वी यादव को महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना ही दिया गया। लेकिन तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करते समय न तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मौजूद रहे, न ही इस साझा पीसी के लिए तैयार किए गए मंच पर राहुल गांधी की तस्वीर ही दिखी। अब बीजेपी के नेता सवाल पूछ रहे हैं कि एसआईआर के विरोध में तेजस्वी के साथ यात्रा पर निकले राहुल गांधी तेजस्वी के नाम के ऐलान के वक्त क्यों नहीं थे। इस ठगबंधन के लोग कल भी एक दूसरे के लिए बेईमान थे और आज भी एक दूसरे के लिए बेईमान हैं। आज जो घोषणा हुई है वो तो मजबूरी में की गई घोषणा है, एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला। बीजेपी के आरोप का जवाब कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कुछ इस अंदाज में दिया, सुनिए। क्या ये जरूरी है कि पार्टी के हर कार्यक्रम के लिए राहुल गांधी जी ही पटना आए? किसी दूसरी पार्टी में भी ऐसा होता है क्या कि प्रदेश स्तर का कोई कार्यक्रम हो उसमें सारे राष्ट्रीय नेता वहां पहुंच जाए? इस प्रश्न का कोई मतलब ही नहीं है भाई। बिहार चुनाव की चर्चा शुरू होने से लेकर अब तक न जाने कितनी बार कांग्रेस नेताओं से ये सवाल हुआ कि क्या महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ही नहीं, राहुल गांधी तक इस सवाल को गोल मोल घुमाते रहे। लेकिन आखिरकार पहले फेज के मतदान से चंद दिन पहले तेजस्वी यादव सीएम फेस घोषित कर दिए गए, लेकिन राहुल गांधी इस मौके पर मौजूद नहीं रहे। अब विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि न चाहते हुए भी आरजेडी के दबाव में कांग्रेस को तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं देखिए, पीएम मोदी ने बिहार बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान एनडीए सरकार में महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए काम को गिनाते हुए आरजेडी पर जमकर निशाना साधा है। पीएम ने कहा कि आज बिहार की बेटियों ने हर जगह अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है, लेकिन जंगल राज के दौरान घोटाले होते थे। उन्होंने बिहार की बेटियों को 4 दीवारी में कैद कर दिया था, इसलिए उन्हें सत्ता से दूर रखना जरूरी है। पीएम ने साथ ही कहा कि हमारी सरकार विकास की गारंटी देती है। टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, एविएशन से स्पेस टेक्नोलॉजी तक, फैशन टेक्नोलॉजी और फिनटेक इंडस्ट्री हो, या मेडिकल एजुकेशन और मीडिया जैसे सेक्टर्स हो, बिहार की बेटियों ने हर जगह अपना परचम लहराया है। आप तो कोई भी नेशनल चैनल देख लीजिए, दिन में 4-5 तो एंकर वही होते हैं जो बिहार के होते हैं, उसमें भी बिहार की बेटियां होती हैं। अनन्या जी, आप तो मेडिकल की तैयारी कर रही हैं। आरजेडी के समय बिहार में जितने मेडिकल कॉलेज थे, आज उससे 2 गुना ज्यादा मेडिकल कॉलेज बिहार में है। 15 के करीब नए मेडिकल कॉलेज बन भी रहे हैं। आपसे पहले वाली पीढ़ी को जंगलराज के अवसरों से वंचित कर अवसरों ने उनको बर्बाद भी कर दिया, उनके जीवन के सारे सपने चूर चूर कर दिए। और उस शासन में घोटाले थे। हमारे शासन में
विकास की गारंटी है। उन लोगों ने बिहार की बेटियों को 4 दीवारी में कैद कर दिया था, इसलिए जंगलराज वालों को सत्ता से दूर रखना बहुत जरूरी है। 14 नवंबर को सरकार में वापसी के बाद महिला सशक्तिकरण का एक नया दौर बिहार में शुरू होगा। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। जीविका दीदियों के लिए तेजस्वी यादव के बड़े वादे पर सियासत जारी है। सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट कर जीविका दीदियों की कामयाबी की कहानी बताकर तेजस्वी यादव को करारा जवाब दिया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किस बिहार के सरकार में हम लोग को इतना आरक्षण मिला है कि आगे बढ़ के हम लोग घर से बाहर निकले हैं, कुछ कर सकते हैं। सुना आपने, सीएम नीतीश कुमार के वादे पर जीविका दीदियों को कितना भरोसा है। सीएम नीतीश कुमार जहां भी जाते हैं, सभा में सबसे आगे महिलाएं दिखती हैं। वो महिलाएं जिनके चेहरे पर खुशियां और भरपूर आत्मविश्वास है। ये महिलाएं नीतीश कुमार के 22 साल की कामयाबी की कहानी कहती हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने चुनावी मौसम में जीविका दीदियों को 30,000 रुपए हर महीने देने का वादा कर दिया है। जीविका दीदियों के लिए तेजस्वी यादव के बड़े वादे के जवाब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने मुजफ्फरपुर की जीविका दीदियों की सफलता की कहानी को बताया है। सीएम ने लिखा है कि मुजफ्फरपुर की जीविका दीदियां सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। 44 जीविका दीदियों का एक समूह क्लाउड किचन चलाता है, जिसका सालाना टर्नओवर 3 करोड़ रुपए है और 50 लाख रुपए मुनाफा होता है। इतना ही नहीं, इससे सरकार को भी 15 लाख रुपए टैक्स मिल रहा है। सीएम ने लिखा है कि जीविका दीदियों के नाम पर ये लोग परिवार की आजीविका तलाश रहे हैं और आधी आबादी के लिए चांद तारे तोड़ लाने की बात कर रहे हैं। बिहार की जनता ने इन लोगों को भी मौका दिया था, लेकिन इनका ध्यान जनता की सेवा से ज्यादा मेवा खाने पर लगा था। तेजस्वी के वादों के जवाब में नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों की कामयाबी की कहानी बताकर ये साफ कर दिया, केवल उनकी सरकार में जीविका दीदियां सशक्त हुई हैं। सीएम नीतीश कुमार को जीविका दीदियों पर तेजस्वी की सलाह नहीं चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ भागलपुर से विकास कुमार की रिपोर्ट। छपरा के अमनौर विधानसभा क्षेत्र में सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने एनडीए प्रत्याशी कृष्णा कुमार मंटू के समर्थन में वोट मांगे। इस दौरान सीएम ने 2005 से पहले के दौर की याद भी दिलाई। समारोह को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी सीएम नीतीश कुमार के काम की तारीफ करते दिखे। भी सहयोग पूरा का पूरा मिल रहा है, तो सब जगह से बिहार बहुत आगे जाएगा। हम आपको इतना कहेंगे, याद करिए, अभी जो पुराना लोग था वो सब कभी कुछ काम किया है, इसलिए ध्यान दीजिए, दूसरे को वोट मत दीजिएगा, इधर ही दीजिएगा। अब इतना जो काम हो रहा है, कुमार को चुनना है, नरेंद्र मोदी को चुनना है, या लालू यादव को चुनना है, या राहुल गांधी को चुनना है, यही डिस्कशन है। बाकी इस खेल के मैदान में आज के तारीख में कोई नहीं है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, नीतीश जी, आपके नेतृत्व ने बिहार को जो दिया है, लोग आपके गुणों से अवगत हैं, लेकिन पूरे बिहार को आप में आस्था है, इन गरीबों को, इन जीविका दीदियों को। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आज औरंगाबाद के हसपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने एनडीए समर्थित बीजेपी प्रत्याशी रणविजय सिंह के समर्थन में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। दोनों ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए फिर से एनडीए सरकार बनाने की बात कही। लालू न तेजस्वी ये अपने कुशासन के बारे में एक शब्द नहीं बोलते, माफी तक नहीं मांगी आज दिन तक, और नीयत अभी भी वैसी ही है। इस चुनाव में भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देना ये अपने आप में बताता है कि आज भी आप गुंडा राज लाने के लिए लालच हैं। लालू प्रसाद जी कहते थे 90 के पहले रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, लेकिन लालू जी सत्ता में आए तो पहले रानी को लाया, फिर राजकुमार लाया, फिर दूसरा राजकुमार लाया, फिर राजकुमारी लाया, फिर दूसरा राजकुमारी लाया।
मुजफ्फरपुर के बोचहां विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रत्याशी बेबी कुमारी के समर्थन में वोट मांगा है। चिराग पासवान ने कहा, 2015 में मेरे पिता रामविलास पासवान ने बोचहां से बेबी कुमारी को टिकट दिया, लेकिन पारिवारिक कारणों से टिकट वापस लेकर परिवार के एक सदस्य को देना पड़ा, जिसका टिस मेरे पिता को मरते दम तक था। अगर बेबी कुमारी जीतती हैं तो वे मेरे पिता के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 10 सालों से लोजपा का ये कैडर रही हैं। 15 में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अपने हाथों से इन्हें लोजपा का सिंबल दिया था। आज एक बार फिर लोजपा का सिंबल पाकर कहीं ना कहीं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का भी आशीर्वाद पूरी तरीके से इन्हें प्राप्त है। और इस बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं, मुजफ्फरपुर के बोचहां विधानसभा में चिराग पासवान पहुंचे थे, लेकिन एक बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ ये बैठक हुई है। जेपी नड्डा ने कुछ और नेताओं से भी मुलाकात की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार में हैं और पटना से बड़ी खबर मिल रही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज एक अहम बैठक की, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ उनकी बैठक हुई है। जानकारी ये भी मिल रही है कि जेपी नड्डा ने कुछ और नेताओं के साथ भी मुलाकात की है और ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। अगली खबर आपको बेतिया से बताते हैं, जहां चनपटिया विधानसभा में बीजेपी के बागी प्रत्याशी प्रकाश राय ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। प्रकाश राय के नामांकन वापस लेने के बाद बीजेपी को बड़ी राहत यहां मिली है। पूर्व विधायक प्रकाश राय ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चनपटिया से अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया था। बीजेपी की आला नेताओं के साथ बातचीत के बाद पूर्व विधायक ने नामांकन वापस ले लिया है। खबर बेतिया से है, जहां बीजेपी के बागी विधायक रश्मि वर्मा ने नरकटियागंज से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर दाखिल अपने नामांकन को वापस ले लिया है। नरकटियागंज विधानसभा में बीजेपी से टिकट काटे जाने से नाराज निवर्तमान बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया था, लेकिन अब उन्होंने नामांकन वापस ले लिया है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल रश्मि वर्मा के आवास पहुंचे थे और उनके साथ घंटों बात की थी। मैंने पार्टी हित में अपना नॉमिनेशन वापस किया। पार्टी हित के साथ साथ पूरे विधानसभा की जनता के हित में अपना नॉमिनेशन वापस लिया है, क्योंकि कुछ बड़ी जिम्मेदारी शायद पार्टी आगे हो सकता है देने जा रही हो। तो पार्टी का प्रेशर था, पार्टी की तरफ से कुछ मेरा कमिटमेंट हो गया। मुझे लगा कि मैं पार्टी के एक निष्ठावान सिपाही होने के नाते। और इसी के साथ अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झाल।